Today in this video we are going to see the economy in the contemporary world. So कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि आज के वर्ल्ड में प्रेजेंट है. So basically there are three models of economy in the contemporary world, namely capitalist, communist and the mixed economy. सो बेसिकली कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, और जो गवर्नमेंट का उसमें जो इंटरवेंशन होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर या फिर जो वहाँ की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन पे जो है उनका रोल नहीं होता है, वो जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हैंड में होता है. सो बेसिकली ये जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो उन कंट्रीज़ में देखा जाता है जहाँ पे डेमोक्रेटिक जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है. जैसे कि जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है वहाँ पे आपको जो है कैपिटलिस्ट का फॉर्म दिखेगा. देन दी सेकेंड वन इज़ कम्युनिस्ट. सो हमने जब कम्युनिज्म पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा जो कार्ल मैक्स की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं हम उनको जो है कम्युनिस्ट कहते हैं. नाउ ये जो आइडियोलॉजी होती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट है उसके अंडर में आएगी, तो उसको हम जो बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो राइट होता है वो जो है गवर्नमेंट के पास होता है या फिर स्टेट के पास होता है. ओके, देन द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड. अभी मिक्स्ड में क्या होता है, जनरली यहाँ पे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों देखने मिलता है. अब जो इंडिया है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न फॉलो करती है. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी है एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट कंपनीज भी है. सो इन अ वे दोनों ही है. कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में. दैट्स वाई इसको ये सिस्टम को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दी मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. Then we have the next one, that is the economy of the European countries. So basically जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. एंड जो यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रूमैन, ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिस्टोर दिस इकोनॉमी. मतलब जो यूरोपियन इकोनॉमी थी उसको रिस्टोर करने के लिए जो उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रूमैन, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट लगाया था. नाउ इनके जो ये एफर्ट्स थे, जो उनके डायरेक्शंस थे, उसको जो है द ट्रूमैन प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है. बेसिकली यहाँ पे जो है उन्होंने ये देखा था कि जो कम्युनिज्म है कितना स्प्रेड हो रहा है यूरोप में, एंड उसके बेसिस पे जो है एक्शंस लेने थे. सो इनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको ट्रूमैन प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है. देन मार्शल प्लान वॉज अडॉप्टेड, एंड इससे क्या हुआ कि जो अमेरिकन डोमिनेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड दैट्स वाई यूएस जो है एज अ सुपर पावर उभर के आया. सो बेसिकली जो यूरोपियन इकोनॉमी थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रूमैन, उन्होंने अटेम्प्ट्स लगाए थे, एंड उनके प्रिंसिपल्स को जो है द ट्रूमैन प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है. एंड ऑल्सो जो अमेरिका है उन्होंने मार्शल प्लान फॉलो किया था, जिसके बेसिस पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था अमेरिका का, एंड दैट्स वाई जो अमेरिका है वो सुपर पावर बना था. आफ्टर दैट जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर थे, दैट इज़ मिस्टर रॉबर्ट शूमैन, उन्होंने न्यू डायरेक्शन दिया यूरोपियन इकोनॉमी को. So basically in 1951 6 of the European countries established the European Coal and Steel Community. So जो यूरोप की 6 कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलके जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी दैट इज़ ECSC लाइक बनाया था इन 1951. उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन की थी रोम में, एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है फॉर्म की थी. नाउ बेसिकली ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म करने से क्या हुआ था कि जो भी कैपिटल, फिर ह्यूमन रिसोर्स या फिर जो मशीनरी है वो ये सारी कंट्रीज़ में लाना ले जाना बहुत इजी हो गया. ना अब देखिए, अगर इंडिया से जो है चाइना में कुछ एक्सपोर्ट करना है, वहाँ से कुछ इंपोर्ट करना है, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन है या काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करने पड़ते हैं ना. वहीं पे अगर कोई इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी जाए तो वहाँ पे जो है आना जाना बहुत इजी हो जाता है, वो चीज़ को ट्रांसफ़र करना बहुत इजी हो जाता है. सो इसी वे में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी साइन की थी, ट्रीटी बनाई थी, एंड उसके बेसिस पे जो है उनका जो कैपिटल, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स है उसका ट्रांसफ़र जो है बहुत ईजी हो गया था. उसके बाद में जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ECSC ज्वाइन किया था, दैट इज़ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, एंड उसके बेसिस पे ही यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. सो बेसिकली ये जो ECSC जो है उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज जुड़ रही थी, एंड सो विद द टाइम जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. देन इन 1961 ब्रिटेन ने सोचा कि उसको भी EFTA ज्वाइन कर लेना चाहिए, दैट इज़ अ यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया, लेकिन इसके लिए जो है फ्रांस अगेंस्ट में था, एंड दैट्स वाई उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए थे. बट लेटर ऑन इन 1973 जो ब्रिटेन है उसने भी EFTA जो है वो ज्वाइन कर लिया था. नाउ EEC दैट इज़ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उन्होंने एक प्लान किया कि जो यूरोपियन जो यूनियन है उसका एक कॉमन करेंसी होना चाहिए. बट ये कॉमन करेंसी के लिए ब्रिटेन, नॉर्वे और डेनमार्क ने जो है अपोज किया था.
बट बिकॉज ऑफ दिस मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ऑफ 1991 ये जो यूरोपियन कम्युनिटी है उनका एक सेंट्रल बैंक आया एंड सो उसके वजह से जो है कॉमन करेंसी भी आ गई. सो बेसिकली उन लोग जो कब से कॉमन करेंसी की सोच रहे थे, सो एक तरह से जो है यूरो उनकी कॉमन करेंसी की तरह उभर के आई एंड जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने एज ए यूरो अपना करेंसी सिलेक्ट किया. बट स्टिल जो ब्रिटेन है उन्होंने अपनी जो करेंसी है पाउंड वो उन्होंने चालू रखी. सो जो यूरो है वो 2000 में जो है यूरोपियन यूनियन का या फिर जो यूरोपियन कम्युनिटी है उनका लाइक करेंसी बना. बट स्टिल ब्रिटेन ने उस टाइम में भी जो है पाउंड अपना चालू रखा था. सो दिस वॉज अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमी. देन मूविंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो किस तरह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. सो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका इंपॉर्टेंस कब लोगों को समझ आया, जब इंग्लैंड में रिवोल्यूशन हुआ एंड इसी के साथ में जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर. सो जो फर्स्ट फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस टाइम पे बेसिक इंडस्ट्रीज़ को फोकस मिला था, जैसे कि टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील. सो उस टाइम पे ये 3 जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे काफ़ी सारी लाइक फाउंड की गई थी. बट फर्स्ट फेज़ के बाद में दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में एटॉमिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलने लगा. वाई? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एटॉमिक पावर की जो एटॉमिक एनर्जी की जो डिस्ट्रॉइंग पावर है वो वर्ल्ड ने देखी थी. ओके. सो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी दैट इज़ क्रूड ऑयल एंड कोल. वो इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए क्रूड ऑयल और कोल चाहिए था. नाउ ये जो क्रूड ऑयल था वो अरब कंट्रीज़ में काफ़ी अबंडेंस में था, मतलब उनके पास बहुत सारा ऑयल है अरब कंट्रीज़ के अंदर. सो ये जो अरब कंट्रीज़ है वो सारी साथ में मिलकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कॉल्ड ओपेक, OPEC. इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. सो इन्होंने ये ओपेक बनाया. नाउ ये ओपेक की वजह से जो कंट्रीज़ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती थी उनको काफ़ी बेनिफिट हुए. Now, because of this industrialization, countries were divided into two, that is developed countries and the undeveloped countries. So basically developed countries किसको कहते थे, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है कमोडिटीज़ का वो काफ़ी ह्यूज स्केल पे होने लगा. सो उस जो कंट्रीज़ जो इतने ह्यूज स्केल पे प्रोडक्शन करते थे उसको जो है टर्म कर दिया गया डेवलप्ड कंट्रीज़. वाई? बिकॉज उनका जो है प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से होने लगा था, उनकी जो इकोनॉमी है काफ़ी अच्छे से रन करने लगी थी. सो जो डेवलप कंट्रीज़ थी जैसे कि लाइक US, रशिया, जापान, ये सारे जो है वो डेवलप कंट्रीज़ के अंडर में आते थे. बट वहीं पे जो ये वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ उसके बाद में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो गया था. सो वैसे ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को जो है अंडर डेवलप या फिर जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको कहने लगे थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो नाम दे दिया गया. सो बेसिकली काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी जो कि अनडेवलप्ड थी या फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कहा जाता है वो थी. लेकिन स्टिल इन 1960s जो स्मॉल कंट्रीज थी जैसे कि लाइक नॉर्थ कोरिया, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उन्होंने काफ़ी हाई ग्रोथ रेट जो है वो एग्जिबिट किया था. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन भले जो है इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अमेरिका में देखा गया था. सो अगर कोई पूछे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे शुरू हुआ था तो हमारा आंसर होगा इंग्लैंड. लेकिन सही मायने में देखें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, जहाँ पे जो मशीन इंडस्ट्रीज़ है वो एस्टेब्लिश की गई थी थ्रू दी अटलांटिक सी कोस्ट. सो बेसिकली जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उसमें से हाफ पॉपुलेशन जो है वो ये मेजर इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ है, जो कॉरिडोर्स है, उसी में रिसाइड करती है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. देन मूविंग ऑन फर्दर वी हैव द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी सारा इम्पैक्ट देखा जाता है सोसाइटी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. जैसे कि जो प्रोडक्शन पावर है वो इंक्रीज़ हो गई है, फिर जो बेसिक और सेकेंडरी फैसिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हुई है, ऑल्सो जो परचेजिंग पावर है, स्पेंडिंग पावर है वो लोगों की इंक्रीज़ हुई है. देन जो करेंसी है उसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है. ऑल्सो जो बैंक सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गए. इवन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों जगह पे जो है बैंक फैसिलिटीज़ देखी जाती है. फिर प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस आ गए हैं. ऑल्सो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो रही है. ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम जो है काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं. देन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स जो है देखे जाते हैं और ये सारे जो फील्ड्स है, जो अरीना, वहाँ पे हमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने मिलता है. सिमिलरली जो कोल और मिनरल ऑयल है वो यूज़ करने लगे हैं बिकॉज ये बेस्ट फ्यूल्स है हमारी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के लिए. नाउ हालांकि अभी और भी सारे जो बायोफ्यूल्स है उनके लाइक रिसर्च हो रही है, बट स्टिल जो कोल और मिनरल ऑयल है वो लाइक हाईएस्ट रेशियो में यूज़ होते हैं इन द इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन. अब जो लोग हैं उनको और ज़्यादा लग्जरियस फैसिलिटीज़ चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन. उनकी बिकॉज मनी पावर भी इंक्रीज़ हुई है एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी काफ़ी नोटेबल इंक्रीज़ देखा गया है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड अदर नेसेसरी मशीनरीज. सो ये सब की इंक्रीज़ की वजह से जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है. फिर मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट की वजह से जो है एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो डेथ रेशियो है वो कम हुआ है बिकॉज जो है वैक्सीनेशन, जो मेडिसिन है वो काफ़ी सारी इन्वेंट हो गई है. सो बेसिकली इतने सारे जो इफेक्ट्स हमें ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका देखने मिलता है.
लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक कॉइन की तरह है जिसके दो साइड होते हैं। अगर एक पॉजिटिव साइड है तो दूसरा उसका नेगेटिव साइड भी है। तो जैसे कि अगर मान लो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ह्यूमंस की, अगर वो पॉजिटिव साइड है, उसके सामने जो है काफ़ी सारे नेगेटिव साइड्स भी है। जैसे कि जो है एम्यूनेशन और एटॉमिक पावर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, एंड इसके बेसिस पे जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है सिचुएशन आ गई है। नाउ ये एक्चुअली जा रहा है कोल्ड वॉर के जैसे ही। लोग डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर यूज़ करके जो है वॉर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो लोग हैं उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा है कि एटम बॉम्ब से जो बाकी जो ये वेपन्स होते हैं उनका कितना डिस्ट्रक्टिव जो है इम्पैक्ट होता है। सो बेसिकली इस वजह से कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। देन जो लेबरर और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके बीच में भी एक इम्बैलेंस आ गया है बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म जो बहुत इंक्रीज़ हो गया है। सो जनरली जो कार्ल मैक्स की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, वो लोग फॉलो करने लगे हैं, एंड जो बेसिकली लेबरर है उनके बीच में ये कार्ल मैक्स की कम्युनिज्म जो थियोरी है वो काफ़ी लाइक पॉपुलर है। देन जो सोशलिस्ट मेंटलिटी है वो स्प्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, बट उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये इम्पैक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? जिन कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उनके अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट उन कंट्रीज पे भी होता है जो नॉन इंडस्ट्रियल कंट्रीज है। सो लेट्स सी दैट कि जो इम्पैक्ट है वो नॉन इंडस्ट्रियल कंट्रीज पे क्या होता है। सो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके दो पोल्स क्रिएट हो गए, एक इंडस्ट्रियल कंट्रीज हो गई, एक नॉन इंडस्ट्रियल कंट्रीज हो गई है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो यूरोप की जो कुछ कंट्रीज थी उन्होंने अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को जो है वहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया और वहाँ पे जो है कॉलोनाइजेशन कर लिया। सो बेसिकली अगर इंडिया का देखा जाए, जो जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आके यहाँ पर रूल किया था, तो इन अ वे उन्होंने भी जो है ट्रेडिंग के बेसिस पे शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको कॉलोनी बना लिया था। सो इन अ वे जो वहाँ के जो लोग थे उनको काफ़ी ऑप्रेस करना शुरू कर दिया था। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो है ये जो कंट्रीज उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट किया एंड उनको इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है या फिर जो जिनको कॉलोनाइज़ किया गया था उनका डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है, जो है धीरे हो गया। एंड दैट्स वाई जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो आज भी जो है सीवियर प्रॉब्लम्स फेस करती है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, so this was the impact of industrialized nations over non-industrial countries. Okay, now there are some problems due to development as well. So होता क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर जो अननेसेसरी प्रोडक्शन होता है कम्युनिटीज़ का, वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी पे। जैसे कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो कोलैप्स हो जा रही है, बिकॉज एक तरह से मान लो अगर हम इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पे चाइना जो है वो बहुत बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे हमें बहुत सस्ते में चीज़ मिल जाती है। तो अब कोई भी बिजनेसमैन है वो यही सोचेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए। और वो कब सेल कर पाएगा? जब उसका सामान जो है वो सस्ता होगा। तो वो क्या करने लगेगा? चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर देगा, और जब चाइना से इंपोर्ट करा सस्ते माल में, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है जो कि थोड़े महंगे भाव पे जो प्रोड्यूस कर पा रही है बिकॉज उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, तो उनकी जो काम है वो ठप पड़ जाएगा और वो जो इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो जाएगी। एंड दैट्स वाई इस तरह से जो ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ होती है उनका एक ये भी इफेक्ट आता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। नाउ उसके बाद में जो अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया है। इसके अलावा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। नाउ ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो सदर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न कंट्रीज़। ओके, नाउ ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से काफ़ी टेरिबल प्रॉब्लम्स हो रही है। लाइक जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा है, जो प्राइमरी गुड्स है वो कॉमन मैन को प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ में जो पॉइजनस गैस है, जो ओवर यूसेज होता है केमिकल फर्टिलाइजर का, वो देखने मिल रहा है। सो दैट कि जो क्लाइमेट है वो इतने हद तक उस पर जो है इम्पैक्ट आ गया है कि अब कि वो ह्यूमन काइंड के एक थ्रेट बन गया है। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो गई है, वो भी बहुत डेंजरस लेवल तक वो इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड ऑल्सो ये सब की प्रॉब्लम की वजह से जो मानसून है वो बहुत अनटाइमली हो गया है, एंड ऑल्सो उसका पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। सो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलपमेंट की वजह से हमें देखने मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है टेररिज्म की। नाउ ये जो टेररिज्म है वो काफ़ी फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड जैसे कि जो इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूएस में ऑन 11 सितंबर 2001, जैसे कि आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पे जो है प्लेन लाइक उसमें क्रैश कर दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। सो बेसिकली कि सुसाइड फोर्स है टेररिस्ट ग्रुप का, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है मारे गए थे। एंड ये टेररिस्ट अटैक के बाद ये कहा जाता है कि अगर दो नेशन के बीच में कोई अटैक होना है या फिर जो वॉर होना है, तो वो जो है एक तरह से टेररिस्ट के अटैक्स जो है रिप्लेस कर देंगे उसको। मतलब दो कंट्रीज डायरेक्टली वॉर नहीं करेगी, बट जो है टेररिस्ट जो है अटैक देखने मिलेंगे। देन इसके बाद जो ये पैलेस्टीन टेररिस्ट है वो भी काफ़ी वर्ल्ड फैमिलियर है, बिकॉज जो उस टाइम पे इजराइल के जो प्लेयर्स थे ओलंपिक गेम्स जब हुआ था म्यूनिक के अंदर 1972, उनको जो है उन्होंने मारा था। सो बेसिकली ये जो पैलेस्टीन के टेररिस्ट है वो भी काफ़ी फेमस है उस हिसाब से।
सो ये जो टेररिज्म है उसको ब्रसेल्स में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रिलेटेड टू जस्टिस, वहाँ पे डिफाइन किया गया था। एंड इस कॉन्फ्रेंस में टेररिज्म को कैसे डिफाइन किया गया था? टेररिज्म इज़ अ बिग डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन लाइफ, मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ और जो मटीरियल फैसिलिटीज़ है उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, उसको टेररिज्म के अंदर काउंट करेंगे। ऑल्सो इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ थ्रेटनिंग एनवायरमेंट अमॉन्ग द कॉमन पीपल। सो कॉमन पीपल के लिए जो एक थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, जो मतलब डर भरा जो एनवायरमेंट क्रिएट करे, वैसे इंसिडेंट्स को हम टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स है वो कहेंगे। सो बेसिकली ये जो डिफिनेशन है वो कॉन्फ्रेंस में दी गई थी, लेकिन आज के टाइम पे जो अलग अलग कंट्रीज़ है वो अपने हिसाब से टेररिज्म को जो है डिफाइन करती है डिफरेंटली। एंड जो एक कॉमन या फिर जो डिफिनेशन है, जैसे जो सिंगल डिफिनेशन है, वो डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। बट ये जो टेररिज्म है वो एक तरह से ग्लोबल प्रॉब्लम है। नाउ ये टेररिज्म के भी सर्टेन फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स जैसे देखे गए हैं। सो ये जो टेररिस्ट होते हैं वो जो गवर्नमेंट होती है, जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि उनकी डिमांड्स पूरी की जाए। नाउ ये किस तरह से किया जाता है? तो कुछ पॉलिटिकल, सोशल या फिर रिलीजियस ग्रुप्स है वो एक स्पेशल डायरेक्शन के थ्रू या मीडियम के थ्रू जो है थ्रेटन करते हैं पीपल को, एंड वो जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को रियून करते हैं। सो इस वे में जो है वो अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए लाइक फोर्स करते हैं। सो ऐसे सच एक्टिविटीज़ को हम टेररिज्म कहते हैं। नाउ ये जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं, जो कॉमन मैन होता है, वो काफ़ी टेरिफाइड रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज़। एंड ये जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो कभी सामने नहीं आते गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के। जैसे कि आपको पता भी होगा, अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप भी है तो आइदर वो कोई मैसेज के थ्रू या कहीं से थ्रू जो है अपना मैसेज पास ऑन करते हैं, लेकिन कभी सामने नहीं आते हैं। Now, since they always remain busy in planning attacks and destruction, their goals make some people call them terrorists. So basically वो हमेशा अटैक या डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं, and that's why उनके गोल्स की वजह से कई लोग उनको टेररिस्ट कहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड दे आर वर्शिप बाई सम पीपल इन द सोसाइटी, बट कुछ लोग जो है उनको वर्शिप भी करते हैं। एंड ऑल्सो सम टाइम दे आर कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स बाई दी सम पीपल। सो यहाँ पे जो कई लोग हैं उनको जो है फ्रीडम फाइटर्स भी कहते हैं। बट यहाँ पे ये फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो कभी भी इनोसेंट पीपल को नहीं मारते हैं, बट जो टेररिस्ट होते हैं वो कभी इसके अंदर हिचकिचाएंगे नहीं, वो कोई भी कॉमन पीपल को जो है मार देंगे, जो इनोसेंट पीपल है उनको मार देंगे। सो बेसिकली जो टेररिज्म है वो आज के दिन में जो है आयरलैंड, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, चिली, इन सब में जो है लाइक बढ़ता हुआ देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल गोल्स। सो दिस वॉज अबाउट द फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। ओके, देन वी हैव फैक्टर्स प्रमोटिंग टेररिज्म। सो क्या चीज़ है कि जो टेररिज्म है उसको प्रमोट करता है? सो बेसिकली काफ़ी सारी स्मॉल कंट्रीज थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिपेंडेंस मिला। ना कुछ रिलीजियस ग्रुप्स है या फिर कुछ रेसिस है जो कि टेररिज्म के अंदर जा चुके हैं, एंड उनकी जो है एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गई है, जैसे कि जो LTT है श्रीलंका की, एंड चेचनिया एंड रशिया। सो ये सब जो ग्रुप्स है वो टेररिस्ट ग्रुप्स है, एंड वो लाइक टेररिस्ट आइडियोलॉजी पे ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है कुछ कंट्रीज़ की, वो ये टेररिज्म सपोर्ट करती है फॉर देयर सम स्पेसिफिक गोल्स। ऑल्सो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वो काफ़ी लाइक सीक्रेट वे में जो है फंड किया जाता है, और साथ ही में इंटरनेट फैक्ट्स, जो न्यूज़ चैनल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में जो है न्यूज़ पब्लिश करती है, एंड ये सब की वजह से जो है टेररिज्म को जो है पब्लिसिटी मिलती है। इसके अलावा जो टेररिस्ट है वो इनोसेंट पीपल के ऊपर ट्राई करते हैं, उनको जो है ब्रेन वॉश करने की ट्राई करते हैं, सो दैट वो उनको अपने टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर सके। एंड ये जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स है वो इसी मीडिया को लाइक फॉलो करती है, इसी मीडिया के थ्रू जो है लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड वो उनको ब्रेन वॉश करने के लिए ट्राई करते हैं। सो बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कुछ रिलीजन में, वो जो है टेररिज्म को इंसाइट करते हैं, एंड समटाइम जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं या जो विशेज़ होती है वो फुलफिल कराने की ट्राई करते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। सो बेसिकली अगर एस्टिमेट देखा जाए तो यहाँ पे 500 टेररिस्ट ग्रुप से ज़्यादा एक्टिव है इन दिस वर्ल्ड, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो डे बाई डे जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे कि जो अलकायदा है वो ओसामा बिन लादेन ने बनाई थी, फिर LTTE जो श्रीलंका की है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, फिर अल जिहाद है इजिप्ट, देन हिजबुल मुजाहिदीन, देन हरकतुल अंसर, जैश ए मोहम्मद इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ट्रबलसम लाइक ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बेसिकली इंडिया और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो काफ़ी लाइक इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करती है। Then there is Irish National Liberation Party in North Ireland, Hizbul Hamas in South Lebanon, National Liberation Army in Jordan, New People's Army in Palestine, Maoists in Nepal, Naxalites in Bengal। ये सारे जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही है। So this was all the terrorist organization mentioned over here. Then we have the terrorist activities. So terrorist जो की जो activities है वो क्या क्या है?
सो बेसिकली जो अलकायदा फोर्स थे उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करवाया था यूएस पे, जैसे कि जो हमने देखा 11 सितंबर 2001 के अंदर जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, सो वो अलकायदा ने करवाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्टेशनरी टेररिस्ट है उन्होंने रशियन थिएटर पे लाइक अटैक किया था, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ऑडियंस जो है मारे गए थे, एंड बेसिकली बहुत मेजर अटैक था उस टाइम पे। देन देर वॉज अटैक ऑन अक्षरधाम टेम्पल इन गांधीनगर, अटैक ऑन JNK असेंबली, देन रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू, होटल ताज इन मुंबई एंड द पार्लियामेंट अटैक। सो ये तरह से ये जो सारे अटैक्स हुए थे काफ़ी डेंजरस थे एंड काफ़ी यूनियस थे ये टेररिस्ट अटैक। एंड बेसिकली एक काफ़ी यूनियस अटैक हुआ था पाकिस्तान में ऑन अ आर्मी स्कूल, जहाँ पे जो हंड्रेड्स ऑफ जो बच्चे थे वो मारे गए थे। और ये जो अटैक्स है टेररिस्ट अटैक्स सारे वर्ल्ड को एक तरह से हिला देते हैं। सो बेसिकली जैसे दिन बाय दिन जो प्रोग्रेस हो रहा है टेररिज्म का, उससे जो है काफ़ी डेंजरस जो सिनेरियो है वो क्रिएट हो रहा है, एंड काफ़ी टेरिफाइंग जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो रहा है इन दिस पीसफुल वर्ल्ड। सो बेसिकली कहने को ये है कि जो अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अगर स्टॉप करना है, तो जो ये लोकल पीपल जो असिस्ट करते हैं टेररिज्म को उनके सराउंडिंग में, उनको जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा, तभी टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो स्टॉप हो पाएगी एक हद से। देन कुछ कंट्रीज़ है जो कि ये टेररिस्ट ग्रुप को असिस्ट करती है ऑन देयर ओन लैंड बिकॉज दे वांट टू फुलफिल देयर ओन पॉलिटिकल मोटिव्स। सो अगर वो भी विड्रॉ कर ले सपोर्ट, तो ये टेररिस्ट जो है हेल्पलेस हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली अगर जो वर्ल्ड है वो एक साउंड एनवायरनमेंट चाहता है, एक कॉमन लाइफ क्रिएट करना चाहता है, तो यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उनको रोकना पड़ेगा। सो बेसिकली सारी जो अगर कंट्रीज़ मिल के साथ आए और एक सेंस ऑफ इक्वलिटी हो पीस के लिए, सो उस टाइम पे जो है ये वर्ल्ड जो है टेररिज्म को कंट्रोल कर पाएगा। So this was about the terrorist activities, and over here we complete our chapter. Now before ending this video, I want to let you know that this question number 5, that is write about the crowd mechanism in short. There is an error in this question. The question would be write about federal system in short. Now basically it would be in translation or in printing error. ये crowd mechanism की जगह जो है federal system आएगा। So जब भी अगर आपको question आता है एग्जाम में, तो you have to write about federal system. बेसिकली जो पेपर मेकर होंगे या जो पेपर सेटर होंगे वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, एंड वहाँ पे जो है हमें वो चेंज मिल जाएगा। बट इन केस अगर ध्यान नहीं रहता है पेपर के अंदर स्टिल, और ये सेम क्वेश्चन आ जाता है दैट इज़ राइट अबाउट क्राउड मैकेनिज्म इन शॉर्ट, तभी आपको जो है वो फेडरल सिस्टम के बारे में लिखना है। ओके जो कि हमने डेमोक्रेसी के अंदर देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फॉर्म होता है फेडरल सिस्टम, वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके So over here we complete this chapter, and if you have any doubt you can write in the comment box or you can drop a mail also. Okay.